हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी क्लास 9th का जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका जो टॉपिक है वाष्पीकरण, उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने जो भी ऐसे द्रव्य है या जो ठोस है और जो गैस है उसका जो अवस्था परिवर्तन है उसको हमने स्टडी किया था कि उसको अवस्था परिवर्तन करने के लिए उनकी जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तापमान में बदलाव कर सकते हैं। तापमान तथा दाब में बदलाव करके परिवर्तन करके उनकी जो अवस्था परिवर्तन है वो कर सकते हैं। अब उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, देखिए कि द्रव्य है उसका किसी भी द्रव्य का गैस में बदलना, लेकिन उसके क्वथनांक से पहले, तो वो आपका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। देखिए जल का जो क्वथनांक है वो कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि पानी है वो वाष्प में बदल जाना होता है। लेकिन जल का जो तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही जो जल है उसका वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये पेज नंबर 9 पर। आपका पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? कि क्या जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था परिवर्तन करनी है तो क्या उसके लिए हमेशा दाब या तापमान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं? क्या भाई आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है क्या? ऐसे हम लोग बात करते हैं कि जब बारिश होती है, वर्षा होती है, उसके बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, आपने भी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो सूर्य की जो धूप होती है, ऊष्मा होती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है या धूप है, उसके कारण से वो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। नोटिस किया होगा, आपने भी देखा होगा। फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, सूख जाता है। तो अब उसमें जो पानी था तो क्या उस पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है? ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग ये बारिश का जो पानी है उसका सूख जाना एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो द्रव्य है बिना क्वथनांक तक पहुंचे ही वो ऐसे वाष्प में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कि भाई जब जो आपका जल है, हम लोग पानी की बात करते हैं, जल है अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देंगे, जब उसको खुला छोड़ देंगे तो खुला छोड़ देने पर क्या होगा, धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, गीले कपड़े सूख जाते हैं। और देखिए भी जैसे हम लोग ऐसे गीले कपड़े हैं उनको भी ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो वो भी सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या होगा? भी हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। भी ये तो आपको पता चलेगा कि जो पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये कभी रुकते नहीं है भाई, हमेशा ही गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अब बात करें हम लोग ऐसे कि ठोस है, द्रव्य है या फिर जो गैस है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। इनके पास जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी अलग अलग होता है। गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र है E इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहां पर जो v है वो क्या वस्तु का वेग था। अब देखिए ठोस के कण पास पास होते हैं, आकर्षण का बल अधिक होता है, इसलिए उसका जो वेग है कम होता है, तो गतिज ऊर्जा का मान उसमें कम हो गया। लेकिन जो गैस के कण दूर दूर होते हैं,
गैस का उदाहरण ले रहे हैं तो गैस के कण क्या है, दूर होते हैं, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। आकर्षण बल क्या होगा, कम। आकर्षण बल कम है, कण दूर दूर होते हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिकतम होती है। द्रव्य के केस में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य की जो सतह पर जो कण है, सतह पर जो कण है उनका आकर्षण बल है उसको समाप्त करना है। जैसे कि मान लो कि द्रव्य है, इसकी सतह पर कण है, अब सतह पर जो कण है वो सबसे अधिक ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। मान लो कि सूर्य की ऊष्मा आ रही है तो वो सतह पर जो कण है वो ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, ऊष्मा को ग्रहण करके जो द्रव्य है वो गैस में बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं कि एक बीकर है हमारे पास और इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखिए सतह के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो कण है, ये वाले जो कण है यहां पर, ये क्या करेंगे भाई, जब धूप आएगी तो सीधे यहीं पर आएगी, तो सबसे ऊपर की जो कण है, सतह पर जो कण है वो उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेंगे, और दूसरे जो कण है, नीचे जो कण है, इनका जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल को वो समाप्त कर देंगे। ये जो ऊष्मा है वो जो दूसरे जो कण है उनका आकर्षण बल है उसको समाप्त कर देंगे, और समाप्त करने के बाद ये जल किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। पूरा नहीं बदलेगा, जिन भी सतह पर जिन भी कणों ने ऊष्मा ग्रहण की है केवल वो ही वाष्प में बदलते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कि क्वथनांक से कम, भाई ऐसे क्वथनांक तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलना, कि जो भी आपका द्रव्य है उसका वाष्प में बदलना क्या होता है, आपका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण आप नाम से भी समझ सकते हो सीधे सीधे, कि जो वाष्प है उसमें बदलना क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्वथनांक से तापमान कम होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं जल का, जल का जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम है और उसके बाद भी अगर वो वाष्प में बदल जाता है तो वो क्या आपका वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अभी जो वाष्पीकरण हो रहा है इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं वो, और क्रियाकलाप आपका 1.14 है। एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। हमें एक परख नली लेनी है और उस परख नली में जल कितना है, 5 मिलीलीटर क्या उसमें जल है, और इसे हम लोग खिड़की के पास रखने वाले हैं, खिड़की के पास। एक हो गया आपके पास परख नली है, 5 मिलीलीटर उसमें जल लिया है, उसको खिड़की के पास रखा हुआ है। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रख के उसे खिड़की के पास या पंखे के पास रख दीजिए। दूसरा हम लोग क्या रख रहे हैं, एक खुली प्याली लेने वाले, या हम लोग कप ले सकते हैं, एक कप ले रहे हैं और उसमें भी आपने कितना लिया है, 5 मिलीलीटर जल लिया है और उसको भी खिड़की के पास रखा है। नेक्स्ट है खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रख के उसे अपनी कक्षा में की किसी अलमारी में के अंदर रख दीजिए। अब तीसरे नंबर में क्या करेंगे, एक खुली चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें भी हमने 5 मिलीलीटर जल लेकर उसको कहां रखा है,
अलमारी में रखा है। देखो जल की मात्रा तीनों में सेम ही है, 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर और 5 मिलीलीटर। अब तीनों को ऐसे अलग अलग रखा हुआ है। दो को रखा हमने खिड़की के पास में, जो बंद नली है और खुली जो ऐसे प्याली है उसको खिड़की के पास रखा है, और तीसरी को हमने कहा रखा है, अलमारी में रखा हुआ है। कमरे का तापमान नोट करें। उसके बाद देखिए हमें कमरे का तापमान देखना है। तो कमरे का तापमान लगभग आप अभी आप मेजर करोगे तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कितना है हमारा? तापमान हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। अब आपको ये देखना है कि वाष्पीकरण होने में कि जो परख नली है उसमें से जो जल है उसको पूरी तरह से वाष्प में बदलने में कितना समय लगा है, या जो खुली प्याली है उसमें कितना समय लगा है, या फिर जो खुली प्याली जिसको हमने अलमारी में रखा हुआ है उसमें कितना समय लग रहा है, आप सबको नोट करना है। तो देखिए आप परख नली और हम लोग इस खुली प्याली को हम लोग तुलना करते हैं। दोनों को खिड़की के पास रखा हुआ है, लेकिन परख नली का जो ऐसे सतह है वो ऐसे कम होता है, या हम लोग कहें उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। परख नली देखोगे सब लोगों ने, तो उसका क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसको जो वाष्प में बदलने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। ऐसे खुली प्याली की बात करते हैं। खुली प्याली है तो वो ऐसे खिड़की के पास रखी हुई है और उसकी सतह भी क्या है, बड़ी है, तो उसमें वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। अब एक खुली प्याली है चीनी मिट्टी की, उसको अलमारी में रखा हुआ है, तो अलमारी में क्या होगा, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो उसमें क्या है, वाष्पीकरण में ज्यादा समय लगेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। अब जो वाष्पीकरण है उसकी जो दर है वो बढ़ाने वाले कुछ कारक हैं हमारे पास। तो पहला है आपका सतह बढ़ने पर, कि देखिए सतह अगर बढ़ रही होगी, जैसे हम लोग उसमें परख नली और चीनी मिट्टी की प्याली की बात करते हैं, तो सतह बढ़ने पर क्या होगा, सतह बढ़ने पर क्या होगा, अभी एक देखिए आपके पास परख नली थी, दूसरा है चीनी मिट्टी की प्याली थी। चीनी मिट्टी की खुली प्याली थी ना, दोनों में सतह कौन से की बड़ी है, परख नली की सतह बड़ी है या चीनी मिट्टी की प्याली की सतह बड़ी है? तो जो कप होता है, प्याली होती है, उसकी सतह क्या है, बड़ी है। तो सतह बढ़ने पर क्या होगा, वाष्पीकरण भी उसमें ज्यादा होगा। सतह बढ़ने पर देखिए अब हम ये जान सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। भाई देखिए हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या क्या कहां होता है, सतह पर होता है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और जिसकी सतह ज्यादा बड़ी होगी तो उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा, उसमें ज्यादा होता है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, कि देखिए आपने कपड़े सुखाने के लिए क्या हुआ, उसको फैला दिया, तो फैलाने से क्या हो गया, उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगर उसकी तुलना में अगर आप उसको सुखाएंगे के लिए सीधे डाल देंगे उस पर, उनको फैलाएंगे नहीं, तो उसमें जो वाष्पीकरण है वो कम होगा और कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे। तो दूसरा आपका तापमान में वृद्धि, कि अगर तापमान अधिक होगा तो भी उसमें वाष्पीकरण का दर क्या होगा, अधिक होगा। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है। देखिए हम लोग ये भी स्टडी कर रहे थे कि साथ में कि जो वाष्पीकरण है उसके लिए जो ऊष्मा है वो भी अधिक जरूरी है, और ऊष्मा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तापमान का भी प्रभाव होता है। देखिए हम लोग सिंपल से उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तापमान का प्रभाव समझने के लिए देखिए आप कि हम लोग जो कपड़े सुखाते हैं, एक तो सर्दियों में सुखाते हैं और गर्मियों में। अब कपड़े सूखने में कौन से में ज्यादा समय लगेगा, सर्दियों में ज्यादा समय लगता है, गर्मियों में ज्यादा समय लगता है? तो ऑब्वियसली क्या है कि सर्दियों में तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण से सर्दियों में जो वाष्पीकरण है वो कम होता है। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, इसलिए उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो तापमान का प्रभाव देखिए, तापमान अधिक होने पर क्या होगा, तापमान अधिक तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक। तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण भी
अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए आर्द्रता में कमी। तो आर्द्रता क्या होती है पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। तो जो हवा में जो वाष्प होता है या हवा में जल की जो मात्रा होती है उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता में कमी। तो आप ये समझ लीजिए कि आर्द्रता क्या थी। आर्द्रता या फिर नमी की बात करते हैं तो हवा में या वायु में जो जल की मात्रा होती है, वायु में जल की मात्रा आपका आर्द्रता कहलाती है या नमी कहलाती है। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कि वायु में जो जल वाष्प है, जल की जो मात्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। देखिए हम लोग बात करें निश्चित तापमान की बात करते हैं, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो अभी क्या है, आर्द्रता अधिक होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि आर्द्रता या नमी अधिक है, नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। नमी अधिक तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। इसके अपोजिट आप देखो, अगर नमी कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। आप ये समझिए कि जो वायु है उनके जो कण हैं, वायु के कणों की वाष्प को इकट्ठा करने की, वाष्प को एकत्र करने की क्षमता निश्चित होती है। कि वायु के जो कण है जो जल वाष्प को जो इकट्ठा रख सकते हैं उसकी क्षमता क्या होती है, निश्चित होती है। अब अगर उसमें जल वाष्प पहले से ज्यादा है, नमी पहले से अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, अपने आप से कम हो जाएगा। और अगर उसमें नमी पहले से कम है, नमी कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, आपका अधिक होगा। ऐसा हम लोग गर्मियों की बात करते हैं। गर्मियों में जब तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण वहां पर जो वाष्पीकरण है उसका भी प्रभाव दिखेगा। तापमान अधिक होने के कारण से वहां पर नमी क्या होगी, कम हो जाएगी। नमी कम होगी तो वाष्पीकरण आपका अधिक होगा। तो वाष्पीकरण क्या होगा, आपका अधिक होगा। नेक्स्ट देखो भाई, वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में वृद्धि देखिए, जैसे कि हम लोग जो भी हमारा जल था ना उसको खिड़की के पास रख रहे थे। अगर वहां पे हवा चलेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, आपकी वायु की गति में वृद्धि। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और क्रियाकलाप कर सकते हैं कि हम हमारे दो ऐसे प्याले लेने वाले हैं, दो या हम लोग कैसे कप लेने वाले हैं, ए और कप आपका बी। दो कप ले लिए हमने, ए और बी। एक को तो आप रखो कमरे में, पंखे के नीचे रखो आप, और दूसरे को आप रखो कोने में। अब पंखे के नीचे जो रखा हुआ है वहां हवा चल रही है तो उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और जो कोने में रखा हुआ है जहां पे हवा ऐसे नहीं पहुंच रही है तो वहां वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वायु की गति में वृद्धि होने से हवा की गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो आपके जो कपड़े वगैरह है वो जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। और जब वायु तेज होगी ना, वायु जब तेजी से प्रवाहित होती है, तेज होने से जो वाष्प के जो कण हैं वो भी उड़ जाते हैं। जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। और जैसे कि इतना वाष्प उड़ जाने के कारण से क्या होगा, जो वाष्प की जो मात्रा वो कम हो जाएगी और नमी कम होगी तो फिर वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो ये जो वाष्पीकरण है उसको प्रभावित करने वाले कारण थे। तो इसमें चार मुख्य कारण थे। तो चार कारण में हम लोग, पहला तो था उसमें सतह के बाद नंबर 2 पर था उसमें तापमान, नंबर 3 था उसमें नमी,
और नंबर 4 है वायु की गति। तो अब देखिए आपका जो भी वाष्पीकरण उसको प्रभावित करने वाले 4 घटक हैं, 4 कारक हैं। सतह है एक नंबर पे, दूसरा तापमान, तीसरा नमी और चौथा आपका वायु की गति। आप ये समझ लीजिए कि नमी को छोड़ करके तीनों के बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ेगी। बस इसका क्या है, विपरीत है। बस ये विपरीत है कि नमी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा और नमी कम होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा। बाकी तो तीनों सेम है। तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह बढ़ेगी वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ेगी तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए। अब वाष्पीकरण से हमें शीतलता कैसे मिलती है, ठंडक कैसे मिलती है, देखिए वाष्पीकरण से शीतलता कैसे प्राप्त होती है। देखिए खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। देखिए कोई भी ऐसे बर्तन अगर खुले में रखा हुआ है, बर्तन खुला रखा हुआ है तो उससे लगातार क्या होगा, वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण से में क्या चाहिए, वाष्पीकरण में ऊर्जा का कम होती है। तो वाष्पीकरण में क्या हुआ, देखिए जब वाष्पीकरण हुआ तो जो द्रव्य के जो कण हैं ऊर्जा को सोखेंगे ना, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, तो वाष्पीकरण से क्या हुआ, ऊर्जा कम हो गई। अब द्रव्य के जो कण जिनकी ऊर्जा कम हुई है वो क्या करेंगे, अपने आसपास के जो कण हैं उनसे ऊर्जा लेते लग जाएंगे। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण से शीतलता हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो ये जो कण देखिए जो वाष्पीकरण हुए ना, तो उन्होंने ऊर्जा ली, इससे जो द्रव्य के कण है उनका उनमें ऊर्जा कम होगी और ऊर्जा कम होने के कारण से वो क्या करें, अपने आसपास से जो ऊर्जा है उसको वो अवशोषित करेंगे। इसी कारण से शीतलता होती है, ठंडक होती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव्य अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है कि क्या आपने कभी जो एसीटोन है या फिर जो नेल पॉलिश होता है उसको हटाने के लिए जो रिमूवर काम में लेते हैं, क्या कभी उसको अपनी हथेली पे गिरा के देखा है? तो जब आप उसको अपनी हथेली पे गिराओगे तो आपकी जो हथेली है वो ठंडी हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या था कि उसका जो है ना से जो भी आपका जो एसीटोन है या जो ऐसे नेल पॉलिश हटाने का जो द्रव्य है वो किस में बदलेगा भाई, वाष्प में बदल जाएगा और इससे आपकी जो हथेली है उससे वो ऊष्मा लेगा। कि जो एसीटोन है या जो ऐसे जो दूसरा जो द्रव्य था ना आपका नेल पॉलिश वाला, जो नेल पॉलिश हटाने का जो द्रव्य था तो वो आपकी जो हथेली है उससे ऊष्मा लेगा और उसी कारण से आपकी हथेली क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। इससे कण आपकी हथेली या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। कि जो भी एसीटोन है या नेल पॉलिश हटाने का जो द्रव्य है वो आप जैसे उसको हथेली पर डालोगे तो वो आपकी हथेली से ऊष्मा लेंगे और वाष्प में बदलेंगे, इसी कारण से आपकी जो हथेली है वो ठंडी हो जाएगी। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले जल स्थान पर जल छिड़कते हैं। कि जब ऐसे तेज धूप होती है उस समय लोग क्या करते हैं, अपनी छत पर या आसपास जो भी जहां पे भी खुली जगह होती है वहां पर वो ऐसे पानी ऐसे जल है उसको छिड़काव करते रहते हैं। क्योंकि जल के जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह की शीतल बनाती है। अब देखिए जैसे आपका जल है उसका वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण में जो गुप्त ऊष्मा काम में आएगी उसके कारण से उसकी जो छत है या जहां पे उसने जैसे पानी का ऐसे छिड़काव किया तो वो स्थान है वो ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए भाई?
अब क्वेश्चन ये है कि हमें गर्मियों में ऐसे सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो शारीरिक क्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिस वजह से हम लोग गर्मियों में हमें पसीना ज्यादा आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, और उसके कारण से हमें क्या होगा, शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे आपको देखिए पसीना आएगा, तो पसीने में जो द्रव्य है आपका, तो ये आपका जो शरीर है, ये आपके आसपास से उष्मा है, ऊर्जा उसको ग्रहण करेंगे और वो ऐसे वाष्प में बदल जाते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, ठंड महसूस होगी। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर गतिज उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इससे शरीर शीतल हो जाते हैं। अब देखिए जो वाष्पीकरण है, इसके लिए जो आपकी प्रसुप्त ऊष्मा है, कि वाष्पीकरण को जितनी ऐसे ऊष्मा चाहिए थी, उतनी ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित होगी। कहां से अवशोषित की जा रही है, शरीर से। तो शरीर से अवशोषित होने के कारण से हमारा शरीर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जितना आपको पसीना आया, तो पसीने को ऐसे वाष्प में बदलने के लिए जो प्रसुप्त ऊष्मा काम में आई, उतनी ऊष्मा आपके शरीर से अवशोषित हो रही है, इसलिए आपका शरीर क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए जो सूती कपड़े होते हैं, उनको पहनने का फायदा ये है कि जो सूती कपड़े हैं वो पानी को या पसीने को ज्यादा सोखते हैं, इसलिए आपको जो पसीना है वो जल्दी अवशोषित हो जाएगा और वायुमंडल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपका, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है भैया, कि जो आपने ऐसे ठंडा पानी ऐसे ग्लास में भरा हुआ है, तो उसके बाहर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती होंगी। कि बर्फीले, या हम लोग कहेंगे ठंडे पानी, ठंडे जल से भरे गिलास के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं आपको। पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? तो देखिए इसके पीछे कारण क्या था, कि जो पानी है ठंडा है, और उस कमरे में जो भी ऐसे वाष्प है, जो भी जल वाष्प है, उसके गिलास के संपर्क में आने पर, जो भी आपका गिलास है उससे संपर्क में आने पर क्या होगा, क्या हुआ भाई, जल वाष्प है, उस ठंडे गिलास के संपर्क में आने से क्या हुआ, वापस जल में बदल गई। देखिए जल वाष्प है, किसमें बदल रहा है, जल में बदल रहा है, इसी कारण से आपको वहां पानी की बूंदें दिखाई देती है। किसी सतह से हम बर्फीला जल, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। कि भैया हम लोग देखिए कोई भी ऐसे बर्तन हो सकते हैं, चाहे आपका गिलास हो चाहे और कोई भी ऐसे बर्तन हो सकता है, जैसे हम उसमें बर्फीला मतलब बहुत ठंडा पानी उसमें रखेंगे, तो हमें थोड़ी देर के बाद उसकी सतह के बाहर हमें पानी की बूंदें नजर आती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। अब देखिए जो भी आपका वाष्प था, ये वाष्प कहां है, वायु में था ना। वायु में जो जल वाष्प है वो गिलास के संपर्क में आने से क्या हुआ, उसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होने के कारण से वाष्प उसमें बदल गया, जल में बदल गया, इसलिए हमें वहां पानी की बूंदें नजर आती हैं। तो अभी देखिए हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे पदार्थ की जो अवस्थाओं के बारे में, तो हमने पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अब जो वैज्ञानिक हैं वो 3 की बजाय से 5 अवस्थाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो नंबर 4 पे था उसमें प्लाज्मा, और नंबर 5 पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। कि जो वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ की 3 अवस्थाओं को बढ़ा करके अब 5 में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें नंबर 4 पे होगा आपका प्लाज्मा। देखिए ठोस तो होगा ही, द्रव्य भी होगा
और गैस भी होगा। तीन तो है वो पहले से। अब चौथी अवस्था कौन सी होगी हमारी? प्लाज्मा होगी। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं कि भाई जो प्लाज्मा में क्या होगा, कण है उनकी ऊर्जा अधिक होगी, साथ में वो अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और ये जो प्लाज्मा में जो कण होंगे वो किसके रूप में होंगे? गैस के रूप में ही होंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है कि जो भी आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करते हैं, सीएफएल की बात करते हैं, या फिर जो आपका जो नियोन बल्ब होता है उसमें प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस व फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। तो आपको याद रखना अभी जो नियोन बल्ब होता है आपका, नियोन बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियोन। और आपका जो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है या फ्लोरोसेंट जो बल्ब होता है उसमें हीलियम गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत या अवशोषित हो जाती है कि जैसे ही विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी तो ये जो गैस होती है वो क्या हो जाएगी? आयनीकृत हो जाती है, आयन्स में बदल जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। और जैसे ये जो गैस है वो अवशोषित होगी, नियोन हो चाहे हीलियम है चाहे कोई दूसरी और गैस है, तो जैसे ये अवशोषित होगी तो उसके अंदर जो चमकीला प्लाज्मा है वो तैयार हो जाएगा। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और जैसे जो गैस का स्वभाव होगा, जो गैस उसके अंदर भरी जाएगी उसके अनुसार उसका विशेष क्या होगा? रंग होगा। आपने देखा वो लाइट्स अलग अलग कलर्स की आती हैं, तो उसके पीछे कारण क्या? उसमें जो गैस भरी जाती है वो होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में भी चमक होती है और प्लाज्मा है उसी के कारण से जो सूर्य हैं या आपके दूसरे जो तारे हैं उनमें चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है और तारों में ऐसे जो तारे हैं उनमें क्या तापमान अधिक होता है, इस कारण से उसमें प्लाज्मा बनता है। तो उसके बाद नंबर 5 पे आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। शॉर्ट में इसको बीईसी कहते हैं। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के लिए कुछ गणनाएं की थी कि ना 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक था एस एन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, उसने पदार्थ के जो कण हैं इनके लिए उसने कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। अब देखिए 1920 में एस एन बोस है, उसने कुछ गणनाएं की और उन्हीं गणनाओं को आधार बना करके जो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन था तो उसने पदार्थ की जो 5वीं अवस्था थी उसकी उसने भविष्यवाणी कर दी। तो इसलिए दोनों के नाम पे क्या रखा गया? उसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ई वेमन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद देखिए 2001 में ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो उनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये अवस्था बनाने के लिए उन्हें दिया गया। सामान्य वायु में के घनत्व से 1 लाख भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी प्राप्त होता है। ये देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्राप्त कब होता है? जो आपका जो वायु का जो घनत्व है, वायु का जो घनत्व है उसको 1 लाख भाग कम कर दें, उसके बाद कम तापमान पर इसको ठंडा करते हैं। कम तापमान पर ठंडा करने पर आपका जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो प्राप्त होता है। प्लाज्मा में तो क्या देखिए कण है उनकी ऊर्जा अधिक होती है, अधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं तो वो प्लाज्मा है। और इसके विपरीत क्या है? कण का घनत्व बहुत कम हो जाए और कम तापमान उसको ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा। और उसके बाद उसने एक ऐसे जो आपकी जो पदार्थ की चौथी और जो 5वीं अवस्था है
वो जानने के लिए उसने एक वेब एड्रेस दे रखा है, और मैं भी नोट कर देता हूं आपको लिए, और वहां पर आप जाकर के इसके बारे में देख सकते हो, www.cam4kids.com कि ये एक वेबसाइट है ना, www.cam4kids.com पे आप जाकर के जो पदार्थ की जो चौथी और जो पांचवी अवस्था है उसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्लास समाप्त होती है। दैट्स ऑल।